नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं नायक बैच में बायोलॉजी का क्लास। और बायोलॉजी में अपन लोग देखने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई। क्या देखने वाले हैं? जीवन की मौलिक इकाई। और ये जो अध्याय है ना बेटा, बहुत ही जबरदस्त अध्याय है। ये जो अध्याय है बहुत ही जबरदस्त अध्याय है। और इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक एक पॉइंट्स को हमको समझना होगा। और ये जो लेक्चर होने वाला है आप लोग का, ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, पूरा अध्याय को जो है एकदम जबरदस्त तरीके से अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तुम लोग तैयार हो? बोलो हाँ सर, आई एम रेडी। ठीक है, तो बेटा एकदम जबरदस्त तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। हालांकि तुमको पहले ही बता दे कौन कौन से टॉपिक आज किस वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं। कोशिका का परिचय, कोशिका का भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हम लोग देखेंगे, और कोशिका विभाजन। ठीक है, इन चारों टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं एकदम जबरदस्त जबरदस्त तरीका से। और हाँ, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास नाइन्थ को जो है हल्के में ले लेता है कि भैया का हम नाइन्थ पढ़े, काहेल नाइन्थ पढ़े। तो तुमको बता दे बेटा, ये जो सेल जो तुम्हारा जो चैप्टर है ना, सेल, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कक्षा 11th में जाओगे ना, क्लास 11th में जाओगे, तो तुम्हें लगेगा भैया अपन तो फिर नाइन्थ वाला पढ़ रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि बात करते हैं क्लास 10th का, क्लास 10th की अगर हम लोग बात करते हैं बायो का, तो ये हलवा है। क्या है? ये हलवा है, बहुत आसान है। लेकिन क्लास 9th जो है समझना पड़ेगा और जबरदस्त तरीके से स्टडी करना होगा, तब जाके आप लोग समझेंगे। वो इसे समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका के परिचय के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखना बेटा, एक नाम याद रखना, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। ठीक, किसका नाम याद रखना? रॉबर्ट हुक। और ये जो है कोशिका के खोज करता थे। ये कौन थे? खोज किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का जो है, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज जो है किसने किया, अगर क्वेश्चन आ गया तो याद रखना रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे वो कोशिका के खोज किए थे। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे, इसने मृत कोशिका का खोज किया था। कैसा कोशिका का? मृत कोशिका का। मतलब मृत कोशिका बोले तो बेटा मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। ठीक है, इसने मृत कोशिका का खोज किया था। अब बेटा सवाल आता है कि सर कैसे कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका तो बता दिए, लेकिन कैसे? सर थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाओ ना, मुझे तो समझ में नहीं आया सर, मुझे तो बिल्कुल भी आपकी बातें समझ में नहीं आया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की क्यों बात करते हो? ठीक है, टेंशन की क्यों तुम बात करते हो, बताओ। चलो आ जाओ। ये क्या है? तो सर ये तो पेड़ है। ये क्या है? पेड़ पौधा है। क्या कहेंगे सर? ये तो पेड़ पौधा है सर। इसमें क्यों इसको ले आ रहे हो सर? क्या इससे समझना है सर? बिल्कुल बेटा, इससे समझना है। ये क्या है? ये देखो, ये पेड़ था, लेकिन हमने इसमें क्या किया? इसमें छाल निकाल लिया। पेड़ में क्या निकाल लिया? छाल निकाल लिया। ये चीज तुम्हें पता होगा। ये क्या है बेटा? पेड़ की छाल है। ये क्या है? पेड़ की छाल, पेड़ की छाल। ठीक है, पेड़ की छाल है। ठीक है, क्या है? पेड़ की छाल है। ठीक है, पेड़ की छाल है। पहले खोज बता देते हैं, उसके बाद कोशिका किसको कहते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्या है? पेड़ की छाल है। और कि पेड़ की छाल को जब ये रॉबर्ट हुक महाराज जी ये क्या करते हैं, पेड़ की छाल लेते हैं, और पेड़ की छाल में इसने क्या देखा, जब इसको गौर से देखा गया, हालांकि उस समय सूक्ष्मदर्शी नहीं था। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है सर? छोटी सी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता, मतलब उसमें बड़ा दिखाई पड़ता। उस समय नहीं था। ये अपना जुगाड़ू टेक्निक अपनाया और उसी समय किया था। ये अपना क्या क्या था बेटा? जुगाड़ू टेक्निक अपनाया था। तो इसने पेड़ की छाल में देखा कॉर्क। क्या देखा? कॉर्क देखा। क्या देखा? कॉर्क देखा। ठीक है, इसने क्या देखा बेटा? कॉर्क देखा। और कॉर्क देखा, कैसा कॉर्क?
इस तरह से, जिस तरह से मधुमक्खी का देखे हो छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता देखे हो, कहेंगे जी सर मधुमक्खी का छत्ता देखे थे। उसी प्रकार से पेड़ के वृक्ष में इसने जब पेड़ के वृक्ष की जो है छाल को उतारा तो उसमें से इसने देखा कि उसकी जो संरचना बनी हुई थी, उसकी जो संरचना बनी थी ये मधुमक्खी के छत्ते के तरह बना हुआ था। किसके तरह? मधुमक्खी के जो है छत्ते के तरह बना था। और भाई इसका क्या कहना, इसने क्या क्या, इसने क्या क्या, इसका नाम रख दिया कॉर्क। इसका नाम क्या कह दिया कि ये कॉर्क है। तो मृत कोशिका का खोज जो है, मृत कोशिका का खोज जो है इसने कैसे किया? पेड़ की छाल से। किससे? पेड़ की जो है, पेड़ की छाल से। किसे क्या? पेड़ की छाल से मृत कोशिका का, मृत कोशिका का बेटा, मृत कोशिका का इसने क्या किया? खोज किया। बहुत जबरदस्त तरीके से आपके हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। कोशिका को जो है, कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कब खोज किया था? तो याद रखिएगा कब खोज किया था, आप लोग याद रखिएगा कब? 1665 ईस्वी में इसने खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में इसने खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में इसने कोशिका का खोज किया था। ये बात आप लोग को भाया या नहीं भाया? जल्दी से बता दो। एक बार प्यारा प्यारा सा जो है आप लोग का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताओगे कि तुम्हें ये बात भाया या नहीं भाया, ठीक है। तो एक एक चीज को हम लोग बारीक तरीका से समझेंगे। ये जो हमारे शरीर में जो है ना, हमारा जो शरीर है मानव का, जो अगर देखा जाए, अगर मानव का देखा जाए भैया, ये क्या हो गया? ये आंखें, आंखें झुकी हो या हो बंद, तेरा दीदार है। ये क्या है? ये क्या हुआ भैया? ये क्या बना दिया आपने? मानव का जो है शरीर जो है, पूरा शरीर की अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा का पूरा शरीर जो है बेटा, ये किस चीज से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। किस चीज से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, ठीक है। मानव शरीर का जो है एक एक पार्ट जो है बेटा किस चीज से बना हुआ? सेल से बना हुआ। अगर मानव के शरीर को काटा जाए छोटे 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 टुकड़े में, तो सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा? सेल होगा। वो क्या होगा? सेल होगा। तो यहां पे मुझे समझना था रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक जो था वो कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और मृत कोशिका का खोज किया था। उसने कैसा कोशिका खोजा था? मृत कोशिका खोजा था। और कैसे खोजा था? पेड़ की छाल से। पेड़ की छाल से उसने मृत कोशिका का, पेड़ की छाल से उसने मृत कोशिका का खोज किया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये कोशिका का एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे, एक एक भाग को समझेंगे। सबसे पहले तो कोशिका परिचय पढ़ रहे, तो कोशिका का परिचय जो होता है वो पढ़ लेना। अब देखो, सभी सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, सभी जीव जो है सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की अगर कोशिका का डिफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहते हैं। और कोशिका का आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन करना, अगर पूछे, सीधी बात कि अगर पूछे कि कोशिका का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन जो है कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? करना क्या कहलाता है? तो आप बोलना साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का जो है स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये चीजें कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं कोशिका। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका कहते हैं। बोलो, ये चीजें कंफर्म हुआ। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। कैसी कोशिका का खोज किया था उसने? मृत कोशिका का। और उसने मृत कोशिका का तो खोज किया, लेकिन किससे किया? तो आप कहेंगे कि पेड़ के छाल से मृत कोशिका का खोज किया। यह कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर बात करते हैं जीवित कोशिका का, अगर मैं बात करूं
जीवित कोशिका का, अगर मैं बात करता हूं जीवित कोशिका कि भाई जीवित कोशिका का जो है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था सर? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था सर? ये भी बता दो प्लीज सर, बता दो ना। कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। जीवित कोशिका का खोज जो है किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था लुएनहुक ने। उसने किया था? लुएनहुक ने। लुएनहुक ने किसने किया था? लुएनहुक ने किया था। अब ये जो लुएनहुक थे, लुएनहुक ने कब किया था? तो आप याद रखिएगा 1674 ईस्वी में। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, शॉर्ट नोट्स टाइप। अगर मैं बात करता हूं मृत कोशिका का, अगर पूछे कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था या कोशिका के खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1665 ईस्वी में। और ये जो क्या था, ये जो है, ये जो खोज किया था मेरे प्यारे बच्चों, ये पेड़ की छाल से किया था। पेड़ की छाल से, इसने पेड़ की छाल से जो है मृत कोशिका का खोज किया था। और रॉबर्ट हुक को कोशिका खोजकर्ता भी कहा जाता है। और ये जो किया था तालाब के पानी में किया था। तालाब के पानी से क्या था? तालाब के पानी से इसने क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। ठीक है। और इसके समय में सूक्ष्मदर्शी जो है आ चुका था, लेकिन इसके समय में जो है, रॉबर्ट हुक के समय में जो है सूक्ष्मदर्शी नहीं था। सूक्ष्मदर्शी जो था नहीं था, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की बात आता है तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी जो होता है जो अपने से बनाया गया था। ठीक है। कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसने देखा था। ये चीजें तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं ना। ये चीजें याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। किस चीज से किया था? तो आप कहेंगे पेड़ की छाल से। पेड़ की छाल में उसने देखा कि जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें पता चला कि भाई इसमें कॉर्क रूप है। जीवित कोशिका लुएनहुक ने कब? 1674 में, 1674 में। और इसने तालाब की पानी में, इसने तालाब की पानी में। इसका पूरा नाम जो है एंटोनो लुएनहुक है। इनका जो पूरा नाम है एंटोनो लुएनहुक है। ठीक है, ये चीजों के बारे में। ठीक है। अब देखो भाई, तुम लोग को बायोलॉजी तो पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हम भी पढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन बायोलॉजी का अगर तुम्हें डेफिनेशन पता हो तो बता देना, क्योंकि अगर बायोलॉजी का डेफिनेशन तुम्हें नहीं पता तो कैसे होगा। बायोलॉजी का जो है आप लोग को डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीव विज्ञान कहते हैं। मैं भी कैसा आदमी, मैंने आप लोग को पहले नहीं बताया, बताना तो चाहिए था, लेकिन हम सोचे हमारे बच्चे तो बहुत तेज है ना, कहते हैं ना तेज बनते हो, तो हमारे बच्चे तेज तो हैं ही। हमारे बच्चे क्या हैं? तेज हैं। हमारे बच्चे क्या हैं? तेज हैं। अब बात करते हैं जीव विज्ञान। कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, आप ऐसे भी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, ये मिट जाए यार, अंतर्गत जीव या कह सकते हैं सजीव, ठीक है, सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहेंगे? अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे?
उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहेंगे। ये चीजें तुम्हें होना चाहिए, पहले पेज पे लिख लो। और नोट्स जो होना चाहिए ना बेटा, नोट्स जो आप लोग बनाओगे, नोट्स जो आप लोग बनाओगे एकदम शानदार बनाना। ठीक है, एकदम शानदार बनाना, जबरदस्त तरीका से। ठीक है, तब मजा आएगा। और ये चीजें जब आप 11th में जाओगे तब आपको याद आएगा, अरे सर ने तो सही बोला था। ठीक है, अगर देखा जाए और इसको तोड़ूं, अगर और तोड़ दूं इसको, तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है। तो अब देखो, ये जो है बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोस तथा लोगोस शब्द से लिया गया। किस चीज से, लोगोस से लिया गया। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या कहेंगे, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, मतलब जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब देखो, जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ये चीजें समझ में आ गया तुम लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग थोड़े से आगे बढ़े। कोशिका की अगर हम लोग बात करते हैं, कोशिका की अगर हम लोग बात करते हैं कि निर्माण की बात करते हैं, तो देखो प्रोटोप्लाज्म की विभिन्न संगठन, ठीक है, विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ, जो सरागला जो भी पदार्थ आ जाता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा अगर गल गया तो वो कार्बनिक पदार्थ में आ जाता है पदार्थ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं, जो कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, कोशिका का निर्माण करता है। तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बन पदार्थ, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, या न्यूक्लिक अम्ल हो गया, विटामिन हो गया, आदि से जो है कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो, हमारा शरीर जो है बेटा, पूरा शरीर जो है, अगर बात करते हैं पूरे शरीर की जो है, ये जो पूरा शरीर बना हुआ, किस चीज से बना हुआ, सेल से बना हुआ। किस चीज से बना हुआ, सेल से बना हुआ। आगे का चैप्टर है आप लोग का टिश्यू पढ़ना होता है, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, टिश्यू। तो ये सभी सेल जो है, ये सभी सेल के समूह को टिश्यू कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ कहेंगे सेल्स। क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब टिश्यू होता है। क्या होता है, टिश्यू होता है। तो अगले अध्याय में हम लोग कवर करेंगे कुछ चीजें। बाय द वे अभी लगे कि हम नहीं समझ रहे, तो आगे आपको कंटिन्यू जो है क्लास को करना है, तो बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हम लोग जो है 8वीं तक तो अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं। अपने बिहार में कहावत है ना, 8वां ऐठल नम्मा नेटा 10वां में जाके बनता है सुधरल बेटा। तो वही बात है, तो टेंशन की बात नहीं है, आराम से पढ़ो, धैर्य रख के। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत को, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले जो लोग थे, जिनका नाम था स्वीडेन स्वान। ठीक है, स्वीडन व स्वान, ये जो थे कोशिका सिद्धांत दिया था। और इसने बोला था सभी पौधे, मतलब प्लांट और जीव जो है कोशिका से बने हुए हैं। और अगर क्वेश्चन रहे कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन कौन किया था, तो आप जवाब दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिका जीवन की क्या है, कोशिका जीवन की क्या है, मूलिकाई है। सभी कोशिका जो है पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही पैदा होता है। अब देखो, हमारे सेल जो है, हमारे शरीर में पूरा का पूरा सेल है। अब एक जगह का ऐसा सेल है ब्रेन का, जो अगर टूट जाए, अगर मर जाए, तो फिर दोबारा ये जीवित नहीं होता। बाकी और जगह का भी सेल है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब ये 1 शॉर्ट लेक्चर होता है, तो 1 शॉर्ट लेक्चर में हम कुछ चीजों को कवर करते हैं और कुछ चीजों को जो है छोड़ देते हैं। बात जाहिर सी है। आप लोग की जो है पैड बैच चल रहा है, पैड बैच की अगर बात करते हैं, नींव चल रहा है। नींव जो है वो आप लोग के लिए फाउंडेशन बैच, तो उसमें जो है ये क्लास 6 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 4 साढ़े 4, हाँ 6 घंटे की रिकॉर्डिंग है।
तो उसमें मैंने एक एक चीजों के बारे में पढ़ा है। अभी हम जो बात करेंगे, जो चीजें हमने आपको बोला कि ये चीजें कवर करेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में कवर करेंगे। आइए, जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। जीवों के प्रकार, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। तो एक हो गया एक कोशिकीय जीव, क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। एक क्या हो गया? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, जीव। और दूसरा क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। ये क्या हो गया? बहुकोशिकीय जीव। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हम एक एक करके समझ रहे हैं, एक एक चीजों को समझेंगे तब मजा आएगा ना। तो एक कोशिकीय जीव जो हो गया बेटा, एक कोशिकीय जीव वैसा जीव लिखेंगे, वैसा जीव, वैसा जीव, जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना हो, जो एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका से, एक कोशिका से मिलकर बना हो। क्या कहेंगे? एक कोशिका से मिलकर बना हो। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो वैसा जीव कहेंगे, वैसा जीव, वैसा जीव जो, वैसा जीव जो बहुत से, बहुत सारे, बहुत सारे कोशिका से मिलके बना हो, बहुत सारे कोशिका से, कोशिका से मिलकर बना हो। क्या कहेंगे? बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हो, वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हो। अब यहाँ पे अगर उदाहरण की बात आते हैं तो इसमें उदाहरण हम आपको देंगे अमीबा। क्या कहेंगे? अमीबा। और मनुष्य जो हो गया इसमें, इसमें मनुष्य, मनुष्य जो है, मनुष्य जो है बहुत सारे कोशिका से बना हुआ, मनुष्य के अंदर बहुत सारे कोशिका है। लेकिन अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव हो गया। अमीबा जानते हैं, पैरामीशियम जानते हैं? नहीं जानते तो बता देंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो आर्यन भैया तुम्हारे पास है भाई, तो डरने की क्या बात है बताओ? कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अमीबा, कोशिका, सारी चीजों के बारे में हम लोग बता देंगे। समझो, वैसा जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव है, जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमेडो मोनास हो गया, और बैक्टीरिया जीवाणु हो गया, आदि हो गया। अमीबा का यह स्ट्रक्चर है। अमीबा के बारे में अगर नहीं जानते तो पढ़ा देते हैं अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। अमीबा, अमीबा के बारे में, क्योंकि अभी आप शुरुआत किए हो, बायोलॉजी में आए हो, तो बायोलॉजी तो अपन आर्यन सर से ही पढ़ेगा भैया। ठीक है, अमीबा में ये हो गया अमीबा। अमीबा की एक खासियत है कि इसकी आकृति जो है, आकृति अनिश्चित होता है। इसकी जो आकृति है अनिश्चित होता है, मतलब इसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अमीबा में आकृति निश्चित नहीं होता है। अमीबा में देखा जाए तो कूटपाद होता है। ये क्या होता है? एक दूसरा चीज और समझो, इसमें क्या होता है बेटा? कूटपाद होता है। क्या होता है? कूटपाद। और ये कूटपाद से क्या करता है सर? ये भोजन को, भोजन को, भोजन को जो है पकड़ता है, भोजन को पकड़ता है। ये क्या करता है? भोजन को पकड़ता है। ये क्या करता है? भोजन को पकड़ता है। ये वाला जो मान लो ये भोजन है, तो ये वाला हिस्से से क्या करता है? ये पकड़ता है। ये क्या हो गया? समझो कूटपाद हो गया। ठीक है, कूटपाद हो गया। और साथ में अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा? समझो, इसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक होता है। और इसके अंतर्गत और एक और चीज समझ लो, इसमें जो है क्या होता है? कोशिका दर्भ होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोशिका दर्भ होता है। क्या होता है? कोशिका दर्भ होता है। क्या कहेंगे? कोशिका दर्भ होता है। ये चीजें अमीबा में अगर देखा जाए तो पाचन जो होता है अमीबा का कैसा होता है? अंतःग्रहण होता है। क्या कहेंगे? अंतःग्रहण होता है। अमीबा जो है
अंतःग्रहण करता है। पाचन जो है कैसा होता है, अंतःग्रहण होता है, मतलब अमीबा भोजन को ऐसे करके पकड़ के अंदर ही ले लेता है। और मनुष्य में भी भोजन अंतःग्रहण होता है, अंदर लेते हैं शरीर के, तब जाके पाचन होता है। ठीक है, ये चीजें। अमीबा में जो है केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का जो इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और विभाजन समय जो है केंद्रक जो है, विभाजन के समय लिख सकते हैं आप लोग कि विभाजन के समय केंद्रक क्या कहेंगे, केंद्रक जो है लंबा होता है। ठीक है, लंबा होता है और दो भागों में बट जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बट जाता है। ठीक है, बट जाता है। धीरे धीरे जो है अमीबा को देखा जाए तो धीरे धीरे जो है ये क्या होने लगता है, इसका अमीबा का जो है ये केंद्रक जो है धीरे धीरे लंबा होने लगता है। क्या होने लगता है, लंबा होने लगता है। और फिर जाके देखा जाए तो फिर जाके क्या होने लगता है, इस तरह से हो जाता है। अरे रे रे नहीं रे, ऐसे हो जाता है। और फिर जाके ये दोनों अलग अलग भाग में डिवाइड भी हो जाता है, अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है। तो ये डॉटर सेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो है संतति हो गया, ये डॉटर सेल हो गया, संतति, और ये भी संतति हो गया। ठीक है, संतति। ये धीरे धीरे करके जो है डिवाइड हो जाता है। अमीबा का ये सब चीजें था, अमीबा का जो भी स्ट्रक्चर था मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। बेटा आगे बढ़ते हैं। और एक और आ जाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम समझा दें, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम भी पढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चे कहेंगे अपन के भेजे से निकल गया सर, अपन के भेजे से निकल गया। ये देखो, ये पैरामीशियम होता है, मतलब लड़की के चप्पल के तरह होता है इनका आकार। ठीक है, इनका आकार लड़की के चक्कर नहीं, चप्पल की तरह होता भाई, सुन जा, सुधर जा। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं पैरामीशियम की, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पैरामीशियम की, देखो पहले बता दिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, हल्का सा बात करेंगे, हल्का सा ही बात करेंगे। पैरामीशियम में जो है ये क्या होता है, जैसे उसमें कूटपाद होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिलिया होता है। क्या होता है, सिलिया। सिलिया जो है अमीबा ये हो गया। उसके बाद ये मुख द्वार हो गया, ये क्या हो गया, मुख द्वार हो गया, मुख द्वार हो गया। ठीक है, मुख द्वार हो गया। और ये क्या हो गया, सिलिया हो गया, सिलिया हो गया। और इसके अंदर भी क्या होता है, कोशिका दर्भ होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, कोशिका दर्भ होता है, कोशिका दर्भ होता है। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं, देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इधर भी बना दो एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया इसका भोजन ग्रहण करने वाला, बहुत सारा होता है इसमें, इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो है सिलिया जो है क्या करता है, पैरामीशियम में सिलिया जो है, सिलिया गति करता है, गति करता है, तथा भोजन को मुख द्वार, मतलब मुख्य द्वार तक पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाता है। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम पैरामीशियम को और तोड़ ममोड़ के समझेंगे। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा हल्का सा चर्चा किए। इसमें जो है आकृति जो है, इसका आकृति की बात करते हैं तो ये निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, इसका आकृति कैसा होता है, निश्चित होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम, हल्का सा समझाए, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, बस शॉर्ट टर्म में हम तुम लोग को समझा दिए। ठीक है, ये सिलिया से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलिया का कार्य क्या है, सिलिया क्या करता है, ये हजारों की संख्या में इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, आगे जो आप लोग को बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, तो बायोलॉजी में आगे हम लोग जो है
आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें देखेंगे, एक एक चीज के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। ये आएगा, आगे आएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सिर्फ उदाहरण देना था, मैंने थोड़ा सा आपको डीपली बता दिया। बहुकोशिकीय किसको कहते हैं? वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं सहमति होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करता है, तो हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे फंजाई हो गया, पादप हो गया, मनुष्य हो गया, अन्य जीव जंतु में बहुत सारे कोशिका पाया जाता है। हमारे शरीर में भी बहुत सारा कोशिका है, बहुत सारा कोशिका है। इन चीजों के बारे में आप लोग समझे, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? नहीं ना? अब देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं कि सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडा है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा देखते हो, बहुत बड़ा बड़ा अंडा रहता है। अगर पूछे सबसे छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा, बहुत छोटी, जितना कह नहीं सकते। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। ये जो है तंत्रिका कोशिका, ये जो है दुर्मिका होता है, जो सूचना प्राप्त करता है। क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। सूचना प्राप्त करता है। और ये क्या है बेटा? ये है केंद्रक, ठीक है। ये है कोशिका का, ये क्या है? कोशिका का। ये सूचना को ये जो है सूचना को आगे ट्रांसफर करता है, तंत्रिका का। आगे जो है, अगर आप देखो, हम पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज के बारे में समझाना चाहिए। जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पे इसके बारे में विशेष चर्चा है, ठीक है। विशेष चर्चा कहाँ पे है? क्लास 10th में। क्यों? अब यहाँ पे हम ये जो है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम, तो फिर भाई पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा इसी में, ठीक है। विशेष ये क्या करता है? अब सीधा साफ समझाते हैं तुम लोग को। गर्म हाथ पे पड़ा, कोई तवा गर्म है और तवा जैसे इसमें टच होता है, गर्म महसूस हुआ, पट से हाथ को खींच लेते हैं। और पट से जो हाथ को खींचे, ये सूचना हमारे ब्रेन तक नहीं गया। अगर ब्रेन तक जाता तो फिर तो हाथ जल जाता। ये सूचना यहां से आया और यहां से ही रिटर्न हो गया मेरुरज्जु तक, और बोला भैया खींच ले नहीं तो जल जाएगा। ये चीजें शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया, हालांकि कक्षा 10वीं में विशेष रूप से समझे। ऐसे आते मास्टर साहब खींच देते, उदाहरण में ये आ गया तो हम तुमको समझा दिया हल्का सा, ठीक है। ये चीजें चलो आगे बात करते हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोशिका की प्रकार, तो प्रोक्रियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्रोक्रियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। भाई साहब यहाँ पे तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ है। कोई नहीं, मामला ठीक हो जाएगा। तो हम लोग प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे फोटो है, फोटो देख लिया आप लोग। ये जो आकार में जो है बहुत छोटा होता, बहुत छोटा, इतना छोटा कि पूछो मत, ठीक है। कोशिका का जो है केंद्रिकाय भाग जो है न्यूक्लियर 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 झिल्ली से नहीं ढका होता है, और इसमें जो है केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। जो है आपको लिखना होगा प्रोक्रियोटिक कोशिका में कि भैया ये बहुत ज्यादा छोटा होता है और इसका कोशिका, इसमें जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोक्रियोटिक में देखो भैया केंद्रक है, केंद्रक प्रोक्रियोटिक सेल हो गया। प्रोक्रियोटिक सेल में यहाँ पे सेल वाल भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए राइबोसोम भी आपको मिल जाता है, साइटोप्लाज्म भी मिल जाता है, पिल्स भी है, कैप्सूल है, ये कैप्सूल के आकार के होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये केंद्रक है, इसमें केंद्रक है। तो सिंपल सी भाषा में बात किया जाए, ये जो है इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है और इसके अंदर जो है केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें अगर देखा जाए, ये सबसे छोटा होता है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है।
बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और ये चीजें आपको 11th में भी पढ़ना है, ठीक है, ये चीजें आपको 11th में भी पढ़ना है। तो आप कहेंगे कि आकार में बहुत छोटा होता है और कोशिका का केंद्रीय भाग जो न्यूक्लाइड होता है, ठीक है, वो झिल्ली से जो है ढका नहीं होता है और इसमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। ये आकार में बड़ी होती है, ठीक है, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है और ये केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है और इसमें केंद्रक जो है क्या होता है? उपस्थित होता है। केंद्रक जो है बेटा यहाँ पे आप देखते हैं कि केंद्रक यहाँ पे उपस्थित है और इसमें केंद्रक है ही नहीं, इसमें केंद्रक है ही नहीं, ठीक है, इसमें केंद्रक है ही नहीं। बाकी चीजें तुम्हें लगभग चीजें मिलता जाएगा लेकिन केंद्रक उपस्थित नहीं है। तो अगर पूछे कि प्रोक्रियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, तो आप अपने भाषा में भी बता सकते हैं, वैसा कोशिका जिसके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर पूछे यूक्रियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, वैसा कोशिका जिसके अंतर्गत केंद्रक उपस्थित होता है और ये साइज में बड़ा होता है, आकृति में ये बड़ा होता है, ठीक है, ये चीजें आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। अगर मैं बात करता हूं कोशिका भाग का, तो कोशिका के भाग सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाता है। बहुत सारे भाग जो है कोशिका का भाग, तो उसको कोशिका अंगक कहते हैं, मतलब कोशिका का ही वो अंग है, ठीक है, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये समानता देखा जाए तो मुख्यतः रूप से 3 प्रकार का होता है। एक प्लाज्मा झिल्ली जिसे आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और आगे है केंद्रक, केंद्रक जिसे आप कहते हैं केंद्रक जो न्यूक्लियस हो गया। आगे बात करते हैं कोशिका दर्भ, साइटोप्लाज्म, ये चीजें कोशिका दर्भ, ये मुख्य रूप से इसका भाग है। बाकी अगर देखा जाए ये जो है खुदरी अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है, खुदरी अंतर्द्रवी जालिका, लाइसोसोम, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अब यहाँ पे हरित लवक भी है, ठीक है, केंद्रक तो बता ही दिए, गोल्जी उपकरण हो गया, केंद्रीय झिल्ली हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, बाह्य कोशिका हो गया, कोशिका भित्ति ये इंपॉर्टेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियम इसमें रहता है, राइबोसोम है, कोशिका दर्भ है, ये सभी चीज जो है कोशिका के अंदर होता है। लेकिन मुख्यतः जो है कोशिका के अंदर आप देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें हैं। तो बाकी इन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, राइबोसोम, कोशिका दर्भ, हर चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, आ जाओ मेरे बच्चे। कोशिका झिल्ली की अगर बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परागमय झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर या बाहर केवल कुछ पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने देता है। ये जो होता है आप देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, मान लो भैया ये क्या है, ये मान लो कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये जो होता है ना, ये जो होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। कोशिका झिल्ली की अगर बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, ये जो आप देख रहे हैं कोशिका झिल्ली, यहाँ पे आपको प्लाज्मा झिल्ली दिखाई दे रहा है जिसको बोला जाता है। तो ये जो है यहाँ पे होता है, तो ये जो है यहाँ पे होता है, तो ये जो है यहाँ पे होता है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो है कुछ पदार्थ को जो है अंदर बाहर आने देता है, ठीक है, अंदर या बाहर आने का अनुमति कौन देता है, यही देता है, ठीक है, ये चीजें, ये द्वार का काम करता है। ये प्रत्येक कोशिका के दूसरी कोशिका के कोशिका दर्भ से क्या करता है, अलग करता है। मतलब ये अदर कोशिका से पहला कोशिका हो गया, दूसरा कोशिका हो गया, उसके कोशिका दर्भ को इसके कोशिका दर्भ से क्या करने का काम करता है, अलग करता है। आई मीन देखा जाए तो यहाँ पे एक और कोशिका हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक और कोशिका हो गया, तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे क्या है, बहुत सारा क्या है, कोशिका दर्भ है। ये क्या है, कोशिका दर्भ है, तो इसको जो है अलग करने का काम करता है। क्या करता है, ये अलग कर देता है। ये क्या कर देता है, अलग कर देता है एक दूसरे का
नहीं आता है। और ये जो है यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। आगे की बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। एक सेकेंड कोशिका झिल्ली वही तो हो गया प्लाज्मा झिल्ली ना। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देता है और कोशिका के निश्चित आकार को ये क्या करता है, बनाए रखता है। साथ में ये कोशिका द्रव को आप लिख सकते हैं, ये जो है एक दूसरे कोशिका द्रव को दूसरे कोशिका द्रव को दूसरे कोशिका द्रव को कोशिका द्रव को क्या करता है, अलग रखता है। अलग अलग रखता है, क्या करता है, अलग रखता है। क्या करता है बेटा, कोशिका द्रव को अलग रखता है। ओके, आगे आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है क्या होता है, यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है। पादप कोशिका की बाह्य झिल्ली है। यह जंतु कोशिका जो होता है, एनिमल सेल जो होता है, उसमें ये अनुपस्थित होता है। मतलब ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यह जो है सख्त होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, मोटी होता है, सरंध्र आजीवित संरचना होता है, और यह जो है सेल्यूलोज की जो है बनी होती है। ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका मध्य भित्ति द्वार एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो कोशिका, अगर हम भित्ति की बात करते हैं बेटा, अगर हम लोग कोशिका भित्ति की बात करते हैं, ये हो गया आपका प्लाज्मा झिल्ली। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ आप समझना, ये जो आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति है। ये क्या है, कोशिका भित्ति है। थोड़ा गौर फरमाना मेरे दोस्त, ठीक है। ये क्या है, कोशिका भित्ति है। और थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, और ये वाला जो भाग मैंने बताया, ये वाला भाग जो है कोशिका झिल्ली है। और ये वाला जो बीच के, जो दोनों के बीच के जो पार्ट के जो है, अगर देखा जाए, ये देखो, ये देखो, समझ में आएगा अब तुम्हें। ये देखो, ये वाला जो भाग हो इधर वाला, और ये बीच वाला जो भाग हो गया कोशिका भित्ति हो गया, और ये वाला कोशिका झिल्ली हो गया। ये चीजें समझाना चाह रहे थे तुम्हें। आई होप कि तुम्हें ये चीजें समझ में आया होगा। पादप कोशिका की अगर बात करते हैं, पादप कोशिका एक दूसरे से प्लाज्मोड से संपर्क में रहती है, ठीक है। एक दूसरे से जो है क्या रहता है, एक दूसरे से प्लाज्मोडस्ट से क्या रहती है, संपर्क में रहती है। कवक में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति जो है काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। किस चीज की, काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति का जो है कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति आपने देख लिया कि भैया कोशिका भित्ति देख लिया, लेकिन इसकी कार्य बताओ। कोशिका का जो है संरचना को ये प्रदान करता है भैया, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, और यह सरंध होती है, यह विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देता है। ये जो है आर पार जो है आने देता है। सरंध का मतलब होता है ये जाली नुमा होता है, जैसे कि बात करते हैं इस तरह से। ये जो है क्या करता है, सभी अणु को जो है, मतलब दूसरे पदार्थ की बात करते हैं तो आने जाने, मतलब आर पार होने देता है। इसमें जो है, इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। ये जो है फिर से अगेन बन सकता है, इसमें इतना पावर है कि ये दोबारा बन सकता है। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रक जो होता है, यह कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये कोशिका के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है, कोशिका के सभी क्रिया को नियंत्रण करता है। जैसे कि हमारे शरीर का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा अगर देखा जाए तो खोपड़िया है। खोपड़िया खराब, सब कुछ खराब, ठीक है। ये पते नहीं चलेगा ये दुनिया में कौन है, अबे कौन बोल रहा है बे ठीक है, समझ में नहीं आता है। जैसे कि कभी कभी देखते होंगे आप लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और मैं भी कभी हो भी ना तो बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है, एक होता है कि भाई कोमा में चला जाता है लोग,
जब बेटा कोमा में लोग जाते हैं तो मतलब ये समझो कि उनको पता ही नहीं भाई मेरा ये हाथ है, ये मेरा मुंह है, उनको कुछ पता नहीं, बस उसकी ये समझो कि सांसें चल रहा है और वो चलने में भी लड़खड़ाता है, उनको पता ही नहीं दुनिया क्या है। तो इससे कुछ लोग होते, तो ये सारा का सारा खेल यहाँ से है। इसका तार छूटा तो समझो हम सब का छूटा है। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये माथा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो भाई, इसको प्रोटेक्शन के लिए भगवान लोग जो है क्या किए हैं, इस पे बाल अड़ दे दिया एकदम बढ़िया से, तुम सुरक्षित रहो, मतलब कुछ गिरे तो डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े, इसको रोक के रखे। ठीक है, तो बाल जो है इस पे दे दिया गया है। और ये जो है हड्डी होता है, तगड़ा हड्डी रहता है, इसमें बहुत सुरक्षा से है ये, ऐसे नहीं बनेला भाई, इसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा था। अब भगवान की भी लीला परंपरा है भाई, उनको पता था कि तुम लोग पढ़ोगे, इसलिए इधर अपन को कान दे दिया, इस पे आराम से माइक वापस कर देते हैं। अभी इसका क्या काम, ये तो सुनने का है, यहाँ पे भी देता तो लोग सुन लेता, लेकिन जानता था कि कान चश्मा लगाने के लिए भी काम आएगा, पढ़ाने के लिए भी काम आएगा, इसलिए कान यहीं दिया, नाक पे यहाँ स्टेन दे दिया है एकदम चश्मा का, ऐसे करके रखो भाई, है कि नहीं। हाँ, तो कोशिका की अगर बात करते हैं, महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं, तो वो हो जाता है आपका जो महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक है। और ये केंद्रक जो है हेड क्वार्टर ऑफ सेल होता है। क्या होता है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल, इसी को कहा जाता है, मतलब केंद्रक को ही हेड क्वार्टर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यूकैरियोटिक कोशिका से स्पष्ट केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, साथ में मैंने बताया जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है प्राथमिक केंद्रक होता है, मतलब होता है नहीं के बराबर ही। इसके ऊपरी जो है द्विस्तरीय क्या होता है, द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक या केंद्रक झिल्ली जिसको कहते हैं वो होता है। केंद्रक दर्भ में केंद्रक काय व क्रोमोटीन, ठीक है, क्रोमोटीन धागे होता है। क्या होता है, क्रोमोटीन टाइप के धागे होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमोटीन धागे जो डीएनए के बने होते, किस चीज के बने होते हैं, डीएनए के। डीएनए का फुल फॉर्म बेटा तुम लोग बता देना कि सर मुझे पता था। ये क्या हो गया, ये हो गया डीएनए, ये जो है डीएन हो गया, डीएनए हो गया, और ये होता है जीन। ठीक है, डीएनए जो होता है क्रोमोसोम या क्रोमोटीन धागे जिसको बोलते हैं, जिसको क्रोमोसोम बोल सकते हैं या क्रोमोटीन धागे डीएनए के बने होते। किस चीज के बने होते बेटा, डीएनए के। मतलब नहीं तेरे को समझ में आएला भाई, बिल्कुल नहीं आएला। अपन इंसान, अपन का बेटा होगा वो भी इंसान, अबे हैवान नहीं होगा ना, दूसरे प्रजाति का तो होगा नहीं, हमारे वाला गुण उनमें जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता जाएगा, है ही नहीं। कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, मिलता जुलता तो रहेगा ही, आपका बेटा है तो भी तो होगा ही, वही नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज सोचते होंगे। क्रोमोसोम या क्रोमोटीन, क्रोमोसोम के बारे में जो है आप लोग को हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, क्रोमोसोम क्या होता है नहीं होता है इन चीजों के बारे में। डीएनए धागे के बने होते हैं जो कि अनुवांशिक सूचनाएं को एक पीढ़ी से मतलब दूसरे पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजता है। अब जनन क्या होता है, अब उनको टेंशन आएला भाई, जनन क्या होता, बायोलॉजी पूरा खत्म है भाई। जनन क्या होता है, अपने जैसा संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ लो। अगर मैं बात करता हूं जनन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन, जनन की बात करते हैं, अपने जैसा अगर बात करते हैं मेरे बच्चे, मेरे सोना, अगर बात करते हैं कि अपने जैसा, अपने जैसा, अपने जैसा संतान या संतति बोल सकते हैं, संतान उत्पन्न करना, उत्पन्न, उत्पन्न करना, करना क्या कहलाता है, करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होता है, जनन जो है दो प्रकार के होता है। जनन
जनन कितने प्रकार के होता है? अगर पूछे कि जनन कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार प्रकार के होता है, तो आप कहना कि ये 2 प्रकार के होता है। ये 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है बेटा लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या होता है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। चलो, लैंगिक जनन में क्या होता है? ये इसमें जो है लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में, ये आपके हालांकि चैप्टर में तो है नहीं, समझा दिए तुम लोग को, आगे हम बताएंगे। टेंशन की क्यों बात करते हो यार, आर्यन सर है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन लंबी क्लास हो जाएगा, और लंबी क्लास आ जाएगा तो भाई तेरे को आ जाएगा नींद। तुम कहेगा अरे भैया सर ने बोला 1 शॉट और कहाँ से कहाँ छोड़ लेके चल गए। इसलिए हम यहीं पे इसको समझाए और यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बेटा बहुत ज्यादा होगा। अब इसी में एक और आ जाता है, डीएनए के जो बुनियादी और कार्यक्षम घटक को जीन कहते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे से जो मैंने बनाया, इसके अंदर जो विशिष्ट स्थान होते हैं उनको ही जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। केंद्रक की कार्य की बात करते हैं। यह केंद्रक जो है उपापचय क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। यह अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भेजने का भी कार्य करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का भी कार्य करता है। कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। कोशिका के अंतर्गत जो आप देखते हैं, कोशिका के अंतर्गत जो है आप देखते हैं कि कोशिका द्रव्य है। इसमें क्या है बेटा? इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य है। इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा केंद्रक भी बना दो भैया, नहीं तो कहेगा ये क्या है भैया, सारी वाला छीट बना दिए हो सिर। ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, कोशिका द्रव्य, कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते, इसी में जो है कोशिका का सारा अंगक पाया जाते, कोशिका द्रव्य कहलाता है। जहां जैविक और केटाबोलिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, जैविक और केटाबोलिक क्रियाएं क्या होता है यहाँ पे बेटा? उत्पन्न होता है। आगे की ओर अगर अपन लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर अपन लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो है आत्मघात की थैली, आत्मघात की थैली जो है किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, आत्मघात की भी थैली बोलते हैं। उपापचय क्रिया में जो है जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है, उपापचय की जब क्रिया होता है तो कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यहाँ पे लाइसोसोम की जो पुटिकाएं होती है, लाइसोसोम की जो पुटिकाएं होती है वो क्या हो जाता है? फट जाता है। लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाता है। तुम्हारे मन में एक आया होगा कि सर ये लाइसोसोम का है जी, तो आगे की प्रक्रिया, अरे भैया आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, यहाँ आप समझ लो। लाइसोसोम जो है फट जाता है और इससे एक एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है। एंजाइम बोले तो हजम करने में जो, हजम मतलब पाचन करने में जो सहायक होता है वैसे एंजाइम, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम होता है जो अपनी कोशिकाओं को पाचित कर जाता है। क्या कर जाता है? पाचित कर जाता है। इसलिए लाइसोसोम को के कोशिका की जो है आत्मघात की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। अब आता है, अगर मैं बात करता हूं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों अगर लिख लो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, यहां पे हेडिंग दे देना पादप कोशिका। सेल जो है, सेल, सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने आगे बता दिया, वो उनका टाइप था। जीव में अगर देखा जाए तो आप देखते हैं सेल जो है, आप देखते हैं, अरे रे रे हिंदी मीडियम। ठीक है, कोशिका की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे एक होता है, एक क्या हो जाएगा? जंतु कोशिका, प्लांट कोशिका, या कहते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका।
ये क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका, और एक क्या हो जाता है बेटा, एक हो जाता है पादप कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। ठीक, इसको कहते हैं आप, इसको कह सकते हैं एनिमल कोशिका, एनिमल, एनिमल कोशिका ने एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू, टिश्यू नहीं कोशिका ना, सेल बोल सकते हैं, सेल, और इसको कह सकते हैं प्लांट सेल। दोनों में हम अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका प्लांट सेल के बारे में, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसमें रितिकाएं होती है, क्या होता है, रितिकाएं होता है, ठीक है। और द्रव पदार्थ का जो है इसमें क्या होता है, अवशोषण कर सकता है, और ये प्रकाश संश्लेषी द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और कोशिका भित्ति जो है किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये चीजें होता है, इसमें रितिका होता है, इसमें क्या होता है बेटा, रितिका होता है, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है हम, ठीक है, क्या कहोगे, सर यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं। चलो भैया, पेड़ पौधे के अंतर्गत जो है जल को संतुलित बना के रखता है, वो रितिका होता है, ठीक है। ये चीजें प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण भैया आ गया, और हालांकि हमने सोचा था कि नहीं तुम्हें प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताऊं, लेकिन अब आ गया तो हम क्या करें, अब आ गया तो हमको तो पढ़ाना होगा ही, टाइम भले कितना लग जाए, अब क्या करूं भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा। हैं? चलो आ जाओ बेटा, ये क्या होता है, अरे रे 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 रे, ना करने ना, ना करियो वैसे काम, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, जर हो गया, ये क्या हो गया, जर हो गया, ये जर हो गया। और जड़ से क्या जड़ से इसको मिल जाता है H2O, H2O बोले तो जल मिल जाता है, क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। और वायुमंडल से इसको क्या मिल जाता है, पेड़ पौधा को, वायुमंडल से इसको मिल जाता है CO2, क्या मिल जाता है इसको, CO2 मिल जाता है। और CO2 ग्रहण करके ये रिलीज क्या कर देता है, O2, O2 बोले तो ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबको ही बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सूर्य बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सूर्य, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सूर्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, सनलाइट। चलो ये सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ पौधे में क्या होता है, पत्तियां होता है, ठीक है। अब यहाँ आप समझना, ये जो है क्या करता है, वायुमंडल में जो है आप देखते हैं, इसको जड़ से मिल गया H2O, जल मिल गया, वायुमंडल से CO2 मिल गया, और ये जो है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। पेड़ पौधे के रंग जो होता है क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है इसमें पाया जाता है, और इसी के कारण जो है बेटा, पेड़ पौधों का रंग जो है, पेड़ पौधों का रंग, पेड़ पौधों का रंग, पेड़ पौधा का जो है, पेड़ पौधा का जो है, पेड़ पौधा का रंग जो है हरा होता है, क्या होता है, हरा होता है। और साथ में ये भी जान लो, ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, अवशोषण करता, अवशोषण करता है, ठीक है। क्या करता है, ये प्रकाश का अवशोषण भी करता है। तो ये चीजें आपने समझ में आया।
और एक चीज सभी बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहता है, ठीक है, हमेशा बच्चों के मन में ये चीजें डाउट रहता है। हमेशा एक चीज हमेशा बच्चे के मन में डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है बेटा, बता दो। डाउट क्या रहता है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये चीजें। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से तुम्हारे पास पूछते कोई व्यक्ति, तो तुम फंस जाओगे, कहोगे सर नहीं फंसेंगे, हम आर्यन सर को जानते हैं, आर्यन सर इज हैवी ड्राइवर, ठीक है। अच्छा ऐसे बोलने का नहीं, बोलने का बेटा, ठीक है। पेड़ पौधा जो है सिर्फ खाना बनाने टाइम ही क्या लेते हैं, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पेड़ पौधा तो सांस भी लेता होगा भाई, सजीव है। पेड़ पौधा जो है श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान मतलब सांस लेने के दौरान दौरान जो है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है, ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है। अब ये मजेदार क्वेश्चन था, ये मजेदार क्वेश्चन था। अगर आपसे आप अपने बच्चों को अपने 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 छोटे छोटे दोस्त को चिढ़ाना चाहो तो इस क्वेश्चन को लेके तुम चिढ़ा सकते हो। बताओ पेड़ पौधा श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेती है, तो कहेगा अपन जानता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बोला नहीं 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 रे मुन्ने, गलत। अब यहाँ पे बात आता है प्रकाश संश्लेषण तो हो गया भैया, अब इसका सूत्र भी लिख दो, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र भी लिख दो, ठीक है। सूत्र क्या होता है सर, हालांकि यहाँ पे देखो टॉपिक क्या था, जिस टॉपिक में बढ़ो लेंदी हो जाता है, चले जाता है, तो फिर कैसे होगा मेरे दोस्त, बताओ तुम ही। सूत्र पहले तो देखो क्या है, H2O है सर, H2O है सर, फिर क्या है सर, CO2 है सर, प्लस करो, CO2 है सर, CO2 है, और क्या है सर, इधर बन जाता है, इधर बन जाता है, इधर बन जाएगा, ये देखो प्रकाश, प्रकाश, और दूसरी बात इधर लिखो नीचे में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्या हो गया क्लोरोफिल, दोनों रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे ये ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, किस चीज का बेटा, किस चीज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ओके। C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज हो गया। और साथ में अगर देखा जाए तो इधर इधर भी देखो, ये सूत्र तुम सिर्फ याद रखना, अभी तो हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना तुम। यहाँ यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 12 लगा दूं क्या, 12 लगा दूं, हाँ 12 ही लगाना होगा ना, हाँ 12। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें, उस समय जो है तुम लोग को ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्या। हाँ 6O2 हो जाएगा, फिर 6H2O हो जाएगा, इधर लिख दो 6O2, 6O2 प्लस 6H2O, ये ऐसे लिख सकते हो, कहीं कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अगर देखा जाए तो ये सीधा सा फंडा है समझने का, सीधा सा फंडा है समझने का कि भाई अगर देखा जाए, ठीक है, C6, हाँ ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम ज्यादा जाते तो फिर आगे और भी चीजें आएगा, तो इसके लिए इसको आप लोग सीधा याद रखना, ये जो है, ये जो सूत्र है ये किसका है, ग्लूकोज का सूत्र है, क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। हो सकता है रासायनिक ये समीकरण थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो, क्योंकि हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे संतुलित करते तो एक अलग बात है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को जो है वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये चीजें थी। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे अब थोड़ा सा, पादप कोशिका में हम लोग पढ़ लिए, अब जंतु कोशिका में, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता भैया, कहाँ से होगा, इसमें रितिका भी नहीं होता है, ये अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का क्या करता है, अवशोषण करता है, खींच लेता है, और ये प्रकाश संश्लेषी भी नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़े, जंतु कोशिका। प्रकाश संश्लेषी जो भी जीव होगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जो भी जीव होगा वो जो है स्वयंपोषी होता है। ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी जो भी जीव होता है, जो भी जीव होता है, जो भी जीव होता है वह स्वपोषी होता है, मतलब
खुद से ही सारा कुछ कर लेता है, स्वपोषी होता है। और जंतु जो है स्वपोषी नहीं होता, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोशिका भित्ति भी नहीं होता इसमें, और लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है। ये चीजें अंतर में आप लोग इतना लिख सकते हैं, विशेष नहीं ज्यादा कुछ। आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं, आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं केंद्रक की संरचना का अध्ययन को 3 दृष्टि में बांटा गया है। एक केंद्रक झिल्ली, ठीक है, एक केंद्रक दर्भ और केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक दर्भ और केंद्रिका। तो अब देखो ये वाला भाग है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये क्या वाला, ये वाला भाग थोड़ा सा, ये वाला भाग समझो, ये केंद्रक झिल्ली हो गया, ये केंद्रक दर्भ हो गया, केंद्रक के अंदर दर्भ जो पाया जाता है, और ये केंद्रक दर्भ और केंद्रिका छिद्र होता है, केंद्रक छिद्र हो गया, ये केंद्रिका हो गया। ये जो है मुख्यतः अध्ययन किया जाता है तीन दृष्टि से, इस केंद्रक संरचना का अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में इसको बांटा जाता है। केंद्रक की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ज्यादा नहीं कम ही तुम लोग को बताता हूँ, ज्यादा बताऊंगा तो फिर तुम्हारा दिमाग हवा में रहेगा और कहोगे सर समझ में नहीं आया। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और केंद्रक झिल्ली केंद्रक दर्भ की निश्चित आकृति रखती है। ये जो है केंद्रक झिल्ली जो है वो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली परत में पाई जाती है, और जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रक दर्भ को निश्चित आकृति रखती है, और यह झिल्ली में अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। ये क्या होता है, अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। इसमें क्या होता है, अनेक केंद्रक, इसमें अनेक केंद्रक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक दर्भ और कोशिका दर्भ के बीच पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। केंद्रक दर्भ क्या है, केंद्रक दर्भ के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल दर्भ भरा होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक दर्भ कहते हैं। केंद्रिका की बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर केंद्रक दर्भ में एक छोटी अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रक दर्भ कहते हैं, और यह कोशिका विभाजन के समय सहायता करती है। तो बेटा जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो उस समय समझ लेंगे इसको बारीक तरीका से। गुणसूत्र की बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं अगर, तो कोशिका का जो केंद्रक है लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में एक रचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र 3 भाग के होते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम केंद्रक विभाजन में समझेंगे, हालांकि हल्का सा यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, तुम्हें बता रहा हूं, मानव शरीर में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करते हैं मकई के पौधे में जो है 20 गुणसूत्र होते हैं। टमाटर में जो है बेटा बात करते हैं 24 गुणसूत्र रहते हैं, और आलू में जो है 48 गुणसूत्र होते हैं। अरे भैया मानव से भी ज्यादा गुणसूत्र कहाँ, आलू में। और मेढक में भैया उससे भी ज्यादा 64 गुणसूत्र होते हैं। बड़ा छोटा चीज, गुणसूत्र की संख्या इतना। अब देखो ये चीज, अब प्रोक्रियोटिक मैंने समझा रखा है, यूक्रियोटिक भी समझा रखा है। तो ये विशेष रूप से अगर तुम्हें देखना है तो ये भी देख सकते हैं। यह आग कोशिका होता है और इसका आकार बहुत छोटा होता है, और कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है उनके भाग है। गोल्जी का अंत प्रायद्वीपजलिका नहीं पाया जाता। इसके बीच इसके कोशिकाओं का विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। इसका विभाजन जो है मुकुलन के द्वारा होता है। साथ ही यह जो है यूकैरियोटिक या विकसित कोशिका होता है, और इसका आकार बड़ा होता है। मैंने बताया इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ पादप में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, कोशिका में सिर्फ पादप में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। ओके, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें जानना था। ओके, हम लोगों ने यहां तक पढ़ाना तो हमें पूरा है, पढ़ना तो तुम्हें पूरा है ना, तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। ओके, हम लोग जो है पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। आ जाओ भाई,
अब हम लोग सेल डिवीजन के बारे में समझेंगे। सेल डिवीजन हमें बेटा समझना होगा, एक एक भाग जो है हमें समझना होगा सेल डिवीजन के बारे में। ऐसे नहीं होगा भाई, पढ़ना तो होगा ही, बहुत सारी चीजें हैं। आइए कोशिका की बात करते हैं, सेल डिवीजन की बात करते हैं बेटा। आ जाओ एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सारी नई कोशिका बनाती है। क्या करती है? बनाती है। ठीक है, बनाती है। इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं, मतलब सेल डिवीजन कहते हैं। अगर सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, अगर सवाल रहे कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, तो सेल डिवीजन जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, प्रजनन मतलब अपने जैसा संतति उत्पन्न करने के लिए जरूरी है, वृद्धि और विकास के लिए जो है जरूरी है, इसलिए जरूरी है। आगे अगर बात करते हैं कोशिका में सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन जो है 3 प्रकार से होता है। एक होता है अर्धसूत्री, एक होता है समसूत्री, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। हालांकि तुम्हें 9th के जो है कोई टीचर ये चीजें नहीं पढ़ाएगा, हल्के से यहाँ से दरवाजा खिसका के निकल जाएंगे, लेकिन आर्यन सर जो है टॉपिक एक एक टॉपिक पे बात करते हैं और कठिन से कठिन टॉपिक जो है सरल भाषा में समझाते हैं। आइए समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रोक्रियोटिक जीव में होता है। अब प्रोक्रियोटिक क्या होता है बेटा, मैंने पहले बताया। सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो एक एक करके जो है हमें समझना ही है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। आइए, यह विभाजन के अविकसित कोशिकाएं होती है, जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। यह विभाजन के अविकसित कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है, इसमें केंद्रक पहले लंबा हो गया, फिर सीधा 2 भाग में विभाजित हो जाता है, और उसके प्रत्येक भाग में एक संतति पहुंच जाता है। एक संतति, ये केंद्रक है। ये क्या है बेटा? तो असूत्री विभाजन पढ़ रहे थे ना, इसमें केंद्रक है, ये इसका केंद्रक लंबा हुआ, फिर जाके अलग हुआ, और ये क्या हो गया? संतति में बट गया। ये चीजें थी। आगे देखते हैं थोड़ा सा। आइए समसूत्री विभाजन को अच्छे तरीके से समझते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था वाल्थेर फ्लेमिंग। क्या नाम था? वाल्थेर फ्लेमिंग, जो 1889 ईस्वी में देखा। उन्होंने सन 1882 89 इसको बोले थे क्या? 1889 1889 79 होगा, 89 बोल दिए थे। आय हो दादा, अंग्रेजी के बात कैसन कही रे भाई। ठीक है, आइए वाल्थेर फ्लेमिंग की बात करते हैं। 1879 में देखा, और उन्होंने 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। इसने क्या दिया? माइटोसिस नाम दिया। और यह विभाजन कायिक विभाजन, ठीक है, कायिक विभाजन में होता है। कार्य की बात करते, यह जो है घाव भरने का कार्य करता है। जैसे कटे फटे हो गया, अंग को मरम्मत कर लेता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा, अगर कहीं पे स्क्रैच आ गया शरीर में, हम जाते हैं डॉक्टर साहब फट गया है, सिलाई मार दीजिए। नहीं, हमारे शरीर में खुद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 1 घंटे में, 2 घंटे में ऐसे ऐसे ठीक हो जाता है। और साथ में इस प्रक्रिया में जो है मदर सेल, हालांकि यहाँ तुम्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आगे पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। मातृ कोशिका जो होता है, मदर सेल जो है, 2 सूत्री कोशिकाओं में क्या हो जाता है? 2 पुत्री कोशिका में जो है निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की उपस्थिति गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। अब यहां से तुम्हें एक एक फंडा तुम्हें समझ में आएगा। समसूत्री विभाजन 2 प्रकार से होता है, 2 अवस्था में होता है। एक तो हो गया अंतरावस्था। क्या हो गया? एक हो गया अंतरावस्था, एक हो गया सूत्रीय अवस्था। ठीक है, अंतरावस्था और सूत्रीय अवस्था। और इस अवस्था में जो है 95% समय जो है बेटा इसी में लग जाता है, इसी में लग जाता है। मतलब इसमें जो है
कोशिका विभाजन की जो है कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, सबसे बड़ी अवस्था है और इसी में जो है 95% लग जाता है। और ये जो है पहले होता है, ये होता है पहले और ये होता है बाद में। पहले में क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और ये जो है उसके बाद जो है कोशिका विभाजन होता है। अब तेरे दिमाग में भैया ये छपा, मास्टर साहब अंग्रेजी में पढ़ के निकल गए हैं, मेरे को नहीं समझ में आया भाई। तो भाई थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, दो अवस्था में पूरा होता है, एक हो गया अंतरावस्था, एक हो गया सूत्रीय अवस्था। अंतरावस्था में जो है 95% हो जाता है, मतलब ये कोशिका विभाजन के लिए ये तैयार होता है। ये सबसे बड़ी अवस्था होता है जिसमें 95% हो जाता है। अब इसमें केंद्र सबसे पहले जो है सूत्री विभाजन में आते हैं, तो इसमें तो 5% बचा भैया। इसमें जो है केंद्रक विभाजन जो होता है, ये केंद्रक विभाजन जो होता है प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में होता है, एनाफेज में होता है, टेलोफेज में होता है। उसके बाद में जो है कोशिका का विभाजन हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये होता है। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आमी ना समझ में आए लो सर जी, तो कहेंगे बिल्कुल बाबू, हम है तो दम है और दम है तो हम हैं। आइए ना समझते हैं, आइए समझते हैं। अगर बात करते हैं केंद्रक विभाजन की, अगर बात करते हैं, केंद्रक विभाजन 4 चरण में होता है। पहला चरण प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब देखो केंद्रक हुआ, ये क्या है केंद्रक, और केंद्रक जो है 2 भाग में बटा, कोशिका विभाजन हुआ और कोशिका जो है कोशिकाओं में विभाजन, मतलब उसके बाद मदर सेल होता है। तो यहाँ पे हम 4 जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सभी को हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भैया, ये तो अपन को बताया ही नहीं। आ जाओ हिंदी में समझते हैं। पूर्वावस्था जिसको बोला जाता है, कोशिका का जो है वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है, कोशिका में वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। ये है प्रोफेज और ये है मेटाफेज और ये जो है एनाफेज और ये लास्ट में हो जाता है बेटा टेलोफेज। तो एक एक फेज को समझते हैं। इसमें क्रोमोसोम जो होता है झुंड अवस्था में दिखाई देता है। ये जो क्रोमोसोम है ये झुंड अवस्था में दिखाई देता है और इस अवस्था में क्रोमोसोम जो है गिना नहीं जा सकता है, पूरा झुंड में रहता है। और इसमें तारककाय, सेंट्रोसोम जो होता है, ये जो है इसको बोला जाता है भैया सेंट्रोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम जो तारा की आकृति का है, तो हिंदी में इसको तारककाय बोला जाता है। ये दोनों ध्रुवों की ओर जाती है। इसमें देखो यहाँ है, ये हो गया कोशिका विभाजन में। आगे आ जाता है आपका एनाफेज, जिसे पश्चावस्था बोला जाता है। एनावस्था ही सही है, पश्चावस्था समझ में नहीं है। तुर्की तंतु जो है, ये जो तुर्की तंतु है भैया, ये तुर्की तंतु हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका स्पाइंडल फैब्रिक। ये तुर्कु तंतु जो क्रोमोसोम को जो है दोनों ध्रुवों की ओर खींच देता है, दोनों ध्रुवों की ओर क्या कर देता है, खींच देता है। और इसको, यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, छोटी अवस्था हो गया। ये दोनों ओर खींचा गया, दोनों ओर खींचा गया और बीच में क्या आ गया भाई, बीच में क्या आ गया, यहाँ पे सभी क्रोमोसोम आ गया। अब एनाफेज आता है और एनाफेज में आप देखते हैं गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब एनाफेज में जैसे ही ये आया तो ये जो है गुणसूत्र जो है तारककाय की ओर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। मतलब गुणसूत्र की समूह चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का क्या करता है, निर्माण कर देता है और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक का क्या हो जाता है, 2 केंद्रक का यहाँ पे एनाफेज में आपने देखा हो गया। आगे आते हैं आप लोग का जो है टेलोफेज। अच्छा यहाँ पे टेलोफेज ना, यहाँ पे क्या होता है टेलोफेज ना, ये एनाफेज बताइए अभी जस्ट तुम्हें। एनाफेज ये मेटाफेज है, ये मेटाफेज हो गया। मेटाफेज डिलीट कर देगा भाई, मेटाफेज नहीं है, प्रोफेज है, एनाफेज है। अरे भाई प्रोफेज है, एनाफेज तो है ही नहीं। एनाफेज में क्या होता है, ये जो है क्या होता है, ये सीधा समझ लो। इसमें क्या होता है एनाफेज में आप देखते हैं कि ये जो है
क्या होता है, ये जो है क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम ये क्या होता है, बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। और इसमें क्या होता है, एनाफेज में जो है दोनों ध्रुव की ओर खींचा जाता है, मतलब कुछ क्रोमोसोम इधर कुछ क्रोमोसोम इधर। तो ये तारक का है, ये क्या है, सेंट्रोसोम। ये क्या है, सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है जिसको तारक काय बोला जाता है। और उसके बाद टेलोफेज में ये दो भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है, टेलोफेज में। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये चीजें जो आप लोग को सता रहा था, कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हालांकि 9th में तुम्हें ये चीजें नहीं आपके बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन भैया तुम्हें समझाने के लिए मैंने समझा दिया। अब आता है, आगे आता है बारी, आता है, ठीक है, आगे की बारी आता है आप लोग का कि सर कोशिका विभाजन में साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, या समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होता है। और इस अवस्था में कोशिका द्रव जो है दो भाग में बट जाता है। इस कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा, मैंने पहले बताया, इसके अंतर्गत क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, और दोनों भाग में ये क्या हो जाता है, बट जाता है। इस अवस्था में कोशिका दो भागों में बट जाता है, अर्थात एक कोशिका दो कोशिकाओं में क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यह है प्रोफेज, यह है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये चीजें थी। अगर बात करते हैं हम लोग आगे की, अर्धसूत्री विभाजन का, जो है फॉर्मर तथा मूरे, ठीक है, फॉर्मर तथा मूरे 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम दिया था। क्या नाम दिया था, अर्धसूत्री विभाजन का फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर और तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम दिया था। और सूत्री विभाजन का सर्वप्रथम, अगर बात करते हैं सूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने किया, लेकिन इसका जो है सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है स्टार्सबर्गर ने किया था, 1888 ईस्वी में, ठीक है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म और ओवम में होता है। यह जो है, जो अर्धसूत्री विभाजन की बात है, ये जो है क्या होता है, स्पर्म तथा ओवम में होता है बेटा। अब देखो भैया, स्पर्म ओवम क्या होता है, मेल का जो है, मेल में अगर बात करते हैं, इसमें स्पर्म होता है जिसको वीर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीर्य। और फीमेल जो होती है, फीमेल की बात करते हैं अगर हम, फीमेल में जो है अंडाणु होता है, ठीक है, अंडाणु पाया जाता है। क्या होता है, अंडाणु होता है। स्पर्म तुम्हें समझ में आएगा नहीं अभी फिलहाल, हो सकता है तुम लोग थोड़ा सा तेज तराक होगा तो कहेगा सर अपन समझ रेला भाई, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखो, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा सा हल्का, इधर ज्यादा नहीं समझाने का, ये देखो हल्का ही तुम्हें समझा देते हैं। ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि देखो कोई चीज खींचो तो बहुत लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं इस क्लास को और लंबा करो, अभी तो और भी चीजें हमें तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा ना। ये क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। फीमेल में बेटा जो है अंडाणु जो होता है, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, देखो अंडाशय, ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या है, अंडाशय, अंडाशय से क्या रिलीज होता है, अंडाणु, ठीक है, क्या रिलीज होता है, अंडाणु। ये दोनों साइड होता है, मतलब अंडाशय की जो है, अंडाशय दो, फीमेल में दो होता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है बेटा, ये जो है फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको फिलोपियन ट्यूब बोला जाता है, समझना थोड़ा सा। ये भी है अंडाशय ही। अब देखो एक मंथ अगर मैं बात करता हूँ फैब में इधर हुआ, इधर से अंडाणु रिलीज हुआ, तो इधर जाके फैब के बाद मार्च में इधर से रिलीज होगा, ये चीजें थी। अब अगर बात करते हैं यहां से ये रिलीज हुआ, यहाँ पे आया, मान लो ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब है, और इधर से स्पर्म जाता है, जिसको क्या करता है, भेदता है, और भेदता है तो क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब डिसेशन की प्रक्रिया पूर्ण होता है। और उसके बाद जो है क्या बनता है, जायगोट। क्या बनता है, जायगोट जो है, जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट का निर्माण होके कहाँ चला आ जाता है, ये यूट्रस में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। फुल एंड फाइनल कंप्लीट रूप से तुम्हें ये चीज समझ में आया।
ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसी में अर्धसूत्री विभाजन का, अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आपको पढ़ाया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये पढ़ाया। आप ये जो है इसको जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस, ये वाला जो भाग आगे बढ़ जाता है। ये समसूत्री विभाजन मेसोसिस पार्ट 1 था इसमें, और ये अर्धसूत्री जो है 2 है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होता है, जिसमें एक जनक होते हैं और चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तुम्हें हल्की सी मैंने यहाँ पे छूट करा और बताया तुम्हें कि मेल के अंतर्गत आप देखते हो, मानव के अंतर्गत आप देखते हो कि 46 गुणसूत्र होता है, ये 23 में डिवाइड हो जाता है। तो इसके बाद जो है ये जितने में भी गया वो 23 के ही रूप में जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया। ये समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, समान ही होता है, जिसमें एक जनक कोशिका का 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। ओके, ये चीजें थी। अब यहाँ पे तुम्हें अगर हम डायरेक्ट भाग जाएं तो तुम कहोगे आमी ना समझो सर। ठीक है, ये लेप्टोटीन का बता दिया भैया, जाइगोटीन क्या है, पैकेटीन क्या है, डिप्लोटीन क्या है, ये पढ़ा देता हूं भाई। ये देखो ये क्या है, जाइगोटीन क्या होता है, समजात गुणसूत्र जो होता है, युग्म जो होता है, गुण युग्म जो होता है, जैसे मैं लेप्टोटीन पढ़ रहा है, ठीक है, लेप्टोटीन पढ़ रहा है, इसमें क्या होता है, ये जो गुणसूत्र होता है, जोड़ा जब होता है तो जिसे सिनेप्स बोला जाता है, सिनेप्स कहते हैं। ये जो है ये सेंट्रोसोम मान लो, ये सेंट्रोसोम इसमें उलझा हुआ रहता है। ये जाइगोटीन में जैसे आता है ये जो है पैर बना लेता है, बेटा क्या बना लेता है, ये पैर बना लेता है। ठीक है, और इसके बाद आप देखते आगे बढ़ते हैं तो ये जो है एक संरचना ले लेता है, इस तरह की संरचना में आ जाता है, जो आगे समझ में आएगा। जाइगोटीन में समझना, समजात गुणसूत्र युग्म बना लेते हैं और जिसे सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ो तो देखते हैं पैकेटीन में जो है गुणसूत्र के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मतलब एक दूसरे से क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। जीन विनिमय जो होता है, जीन विनिमय द्वारा समजातीय गुणसूत्र आनुवांशिकता, जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है, सामग्री के विनिमय होता है, जिसे आनुवांशिक विविधता जो है क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्या होता है, विविधता जो है बढ़ता है। यहाँ पे ये पैकोटीन का था, यहाँ पे क्या करता है, पैर बना लेता है, यहाँ पे जो होता है ये उलझा हुआ रहता है। अब बात करते हैं लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, गुणसूत्र जो सेंट्रोसोम होता है वो उलझी हुई रहता है। जाइगोटीन में जो है ये जो है क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स में होता है, बट थोड़ा ना थोड़ा पैर बना लेता है, और यहाँ पे आके पूरी तरह से ये एक दूसरे का पैर बना लेता है पैकोटीन में। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की युग्मन की जो है प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं जिसे। जीन विनिमय द्वारा समजात गुणसूत्र की आनुवांशिकता, मतलब जेनेटिक सामग्री विनिमय हो जाता है, जिसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ओके, अगर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आ जाता है आप लोग का डिप्लोटीन, और ये जो है समजात गुणसूत्र अलग होने लगता है। इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग होने लगता है। इसमें क्या होगा, समजात गुणसूत्र जो है क्या होने लगता है, अलग होने लगता है। ये एक एक चीज को अगर तुमने देखा यहाँ पे देखो, ये लेप्टोटीन बढ़ाया, जाइगोटीन, पैकोटीन, अब डिप्लोटीन, और उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये एक एक करके तुम्हें समझ में आया यहां तक, आगे आ जाओ। इसमें क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है बेटा, ये अलग हो जाते, क्या होते हैं, ये समजात गुणसूत्र अलग होने लगता, और डाइकाइनेसिस जो होता है, ये डाइकाइनेसिस जो होता है, समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, और तुर्क तंतु जो होते हैं, तुर्क तंतु जो है क्या होता है, तर्कु तंतु का फाइबर का जो है क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये हो गया स्प्लेंडेड फाइबर। ठीक है, इसमें ये निर्माण हो जाता है। ये आपका
अलग अलग पार्ट करके जो है हमने समझा दिया, नहीं तो एक ही बार में वहां पे परिभाषा देके भी हम खींच सकते थे। ओके, थोड़ा पानी देखिएगा। चलिए, तो आगे हम लोग जो है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के जो है थोड़ा सा अंतर को समझ लेते। बेटा हो सकता है मैं भी आप लोग को जो है ये पार्ट हो सकता, मुझे पता है ये इतना क्रिटिकल है, तुम कहोगे कि सर ये चीजें मेरे माइंड से बाहर गया, तो दोबारा चीजें देखना कि सर ने समझा क्या रखा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इस समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। तो बेटा इसमें जो है यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है और यह विभाजन कम समय लगता है, इसमें विभाजन में कम समय लगता है, और इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है और संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होते हैं, कारण अनुवांशिकता विविधता नहीं होती है, और इसमें गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, और इसमें जो है कोशिका जनन कोशिकाओं में होता है, इसमें अधिक समय लगता है, और इसमें जो है 4 कोशिका का निर्माण होता है। इसमें संतति जो होता है, संतति जनकों में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे मानव में हो गया, हम लोग एक जैसा दिख रहे नहीं दिख रहे हैं, पेड़ पौधा एक जैसा हो जाता है, लेकिन हम लोग एक जैसा दिखेंगे। अब मान लिया जाए आम का पेड़ लगाओगे तो आम में होगा, आकृति उसका वैसी होता है ज्यादातर। अगर बात करते हैं लाल गुलाब लगाओगे, लाल गुलाब ही होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, मानव में होता है। अगर मान लिया जाए, मान लो कि हम अपना अपना शादी उदी किए, शादी किए, और हमारे बच्चे हमारे जैसे, हमारे बच्चे के बच्चे हमारे जैसे, बुलाई सोनुआ को आएगा मनुआ, वही हाल हो जाएगा। तो लोग में जो है अलग होता है, लोग में क्या होता है, अलग होता है। संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होता है। इसमें गुणसूत्रों को आनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, ये चीजें थी। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं कोशिकांग जो है, अगर इसमें बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे ER बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ER बोला जाता है। अंतःद्रवी जलिका, जो मैंने बताया था आप लोग को, आगे पढ़ाऊंगा। अंतःद्रवी जलिका ये कोशिका का ही भाग है। ये क्या है बेटा? केंद्रक है। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ। और थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि अगर हिंदी समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेस, ठीक है, ये समझ। अगर बात करते हैं सेल का, सेल के अंतर्गत आप देखते हैं, सेल के अंतर्गत आप देखते हैं कि एक होता है स्मूथ, ठीक है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। एक क्या होता है? रफ, समझना। एक होता है रफ, ये वाला जो भाग तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये रफ वाला है। ये क्या है? ये बेटा रफ वाला है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये वाला जो खरा सा डंटा सा दिख रहा है ना तेरे को, ये वाला क्या है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अंतःद्रवी जलिका युक्त नालिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नालिकाएं जो है अथवा गोल तथा आयताकार थैली के तरह जो दिखाई देता, अंतःद्रवी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होता है। लेकिन इसमें जो है 2 पार्ट में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करता हूं तो आप लिख देना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होता है। एक तो होता है स्मूथ, स्मूथ मतलब एकदम सॉफ्ट, ठीक है, और एक होता है रफ। और इसमें ये राइबोसोम है बेटा। ये क्या है? ये पीला पीला जो दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है इसके अंतर्गत। आगे देखो, इसमें अंतःद्रवी जलिका में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है RER समझना वही चीजें, ठीक है, जो मैंने बताया। RER तैयार प्रोटीन को ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। चिकनी अंतःद्रवी जलिका, इसमें जो है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा तथा लिपिड, प्रोटीन का ही बना होता है ना, लिपिड अणुओं को बनाने में सहायक करता है। और इसमें राइबोसोम जो है क्या होता है? उपस्थित हो रहता है। इतना ही तुम्हें इसमें देखना है, इतना ही तुम्हें इसमें देखना है, ज्यादा इसमें नहीं जाना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अंतःद्रवी जलिका में, इसमें जो है
कोशिका गर्भ और केंद्रक के मध्य जलिका तंत्र का निर्माण करता है, और यह कोशिका गर्भ तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन का परिवहन करता है। परिवहन मतलब भेजना के लिए नालिका के रूप में कार्य करता है। और ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हो तो यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करता है। यकृत कोशिका में एसईआर फिर से समझ ले, एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष एवं दवाओं का जो है विषाक्त प्रभाव को जो है क्या करता है, ये कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कभी कभी अपन लोग क्या करते हैं, हल्का फुल्का कभी जहरीले पदार्थ खा लेते हैं तो उससे थोड़े ना मर जाते हैं, नहीं मर जाते हैं, उसकी एक पूरी पूरी क्वांटिटी होना चाहिए। हालांकि तुम सुना होगा कि भैया जहर थोड़ा सा खाओ या ज्यादा खाओ मरोगे, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो जिसमें जहर नहीं पाया जाता है। कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जिसमें जहर नहीं पाया जाता बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसमें जो है ये विषात्मक प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं के बीच लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है, ठीक है। ये एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जीवात्म जनन मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है, और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस कहते हैं इसको। ये चीजें थी। और अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है गोल्जी उपकरण बॉडी, ठीक है। गोल्जी उपकरण ये जो है आप देखते हैं कि ये जो है कोशिका का ही भाग है, ठीक है। ये जो है झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण का जो है कार्य क्या है, ये ईआर की झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र दूसरे भाग को बनाती है। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र को दूसरे भाग से बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थ के लिए पैकेजिंग का जो है ये कार्य करता है भैया, पैकेजिंग का। और गोल्जी उपकरण में जो है सामान्य सकरा से जटिल सकरा बनता है, और इसके द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। लाइसोसोम हम पढ़ा देंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। ब्लैक रिएक्शन ये केमिलो गोल्जी में क्या होता है, अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं के अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की गई है, जिसे ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्लैक रिएक्शन कहते हैं, ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। इस विधि में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तंतु घोल उपयोग किया था, और विशेषता यह कोशिकाओं के कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने का क्या महत्वपूर्ण था। ओके, आ जाओ। अब देखो ये राइबोसोम है। राइबोसोम कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है, ये क्या हुआ, कोशिका द्रव हुआ, ठीक है, कोशिका द्रव हुआ। और ये क्या हुआ बेटा, केंद्रक हुआ। अच्छा रे, ये क्या हुआ, केंद्रक हुआ, मान ले केंद्रक है, ठीक है, क्या है, केंद्रक है। समझ, थोड़ा सा हम लास्ट में थोड़ा फास्ट हो गए, टेंशन मत लेना। राइबोसोम कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पाए जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जाती है, जो है कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जा सकती है, अथवा अंतःद्रवी जालिका मतलब ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हो सकती है, ठीक है, जुड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, तो ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इससे जुड़ा होता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम की कोशिका को जो है, कोशिका की जो है प्रोटीन की जो है
फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे याद रखने की चीज जो है, कोशिका का जो है, कोशिका का प्रोटीन की थैली अगर पूछे, प्रोटीन की अगर थैली, प्रोटीन की जो है प्रोटीन की जो है फैक्ट्री किसे कहा जाता है, फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप बोलना है कि राइबोसोम को कहा जाता है। सर किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है बेटा, किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें। अब देखो राइबोसोम कहाँ होता है, राइबोसोम जो है बेटा यहाँ भी आपको दिखने को मिल जाएगा। ये जो है क्या है, ये पीली पीली वाला जो गोली दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है। ये क्या है बेटा, राइबोसोम है। आप जान रहे हो ना, मैंने पहले भी करा रखा था इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइबोसोम हो गया। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, ये जो है आरएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस एसिड जो होता है का बना होता है। उसमें एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाकलाप के लिए सतह प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, सतह प्रदान करता है। ओके, इन चीजों के बारे में आप लोगों ने समझा। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम भी बताना जरूरी है, क्योंकि हालांकि लाइसोसोम थोड़ा सा हमने आपको बताया ही था, थोड़ा बताया था लेकिन पूरा बताया थे। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट निपटने वाला तंत्र है और यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम की अगर बात करते हैं, पदार्थों के साथ साथ कोशिका कांग, ठीक है, कोशिका कांगों को टूटे फूटे भागों का जो है पाचित करके साफ कर देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो सभी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ सकने में सक्षम होता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। और कोशिका में जो है चयापचय जो होता है, मेटाबॉलिज्म का जो है व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त होता है, मृत हो जाता है, तो लाइसोसोम फट जाता है, मैंने बताया था। और इसके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है, तो इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, आत्मघाती की थैली बोली जाती है। ये लाइसोसोम जो है खुद को जला लेता है, कहता ना, खुद को जला लूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूंगा मेरी चाहत में। अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, लाइसोसोम की कार्य, यह कोशिका के अवशिष्टों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। और इसके शक्तिशाली एंजाइम कोशिकांग को जो है अलावा जीवाणु, भोजन एवं कृमियों का भी पाचन करता है। यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। ये क्या करता है, मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिका को हटाता है। ठीक है, आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं, आगे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली का घर बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जो है क्या होता है, ऊर्जा होता है बेटा, क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं एटीपी। तुम लोग एटीपी का फुल फॉर्म बता देना कमेंट में। तुम लोग क्या करना, एटीपी का जो है पूरा नाम बता देना। क्या करना, पूरा नाम जो है बेटा, नाम बता देना। क्या करना, पूरा नाम बता देना। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और एटीपी कोशिका का वह ऊर्जा है जिसका निर्माण संचय माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग नए रासायनिक यौगिकों को बनाने में तथा यांत्रिक कार्यों के लिए अथवा शरीरी अथवा कोशिका द्वार होता है। एटीपी की बात करते हैं, जैसे कोशिका ऊर्जा का निर्माण एवं संचय माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए अगर बात करते हैं कोशिका का जो है बिजली घर, कोशिका का जो है सेल का जो है पावर हाउस, सेल का जो है बेटा, सेल का जो है पावर हाउस बोला जाता है। सेल का जो है क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, सेल का क्या बोला जाता है, पावर हाउस। ठीक, सेल का जो है पावर हाउस बोला जाता है इसको। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करते हैं, कार्य जो है क्या क्या है एटीपी का। एटीपी के रूप में ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है बेटा। और इसमें कोशिकीय शोषण के लिए क्या होता है, एंजाइम होता है। यह अपना कुछ प्रोटीन जो है स्वयं बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है।
किसके द्वारा होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। आगे बढ़े, फ्लैस्टिड, ये क्या होता है? प्लेस्टिड, ये क्या होता है समझ लो। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। प्लेस्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सारी झिल्ली एवं परत होती है जिसे अस्ट्रोमा, ठीक है, अस्ट्रोमा स्थित होता है। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना क्या होता है? डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इन सभी चीजों को। हाँ, थोड़ा सा शुरुआती दौर में हमने थोड़ा फास्ट चला था। क्या चला था बेटा? फास्ट चला था। मैं भी हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ से कुछ चीजें हो सकता है, मैं मान सकता हूँ थोड़ा फास्ट चलने के बाद। तो आप लोग ना 2 बार देख लेना। क्या कर लेना? 2 बार देख लेना, ठीक है। क्या करोगे बताओ? 2 बार देख लोगे, ठीक है। 2 बार आप लोग रिकवर करके मतलब बारी बारी से देख लेना, तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर बात करते हैं समरी में, समरी में तो आप लोग जो है बेटा नोट्स बनाना, क्या करना? नोट्स अच्छे तरीके से बनाना, फूल गुलाब का लगाना, ठीक है, फूल गुलाब का बनाना उसमें। ओके, आ जाओ आगे की। अगर बात करते हो होमवर्क में, तो बेटा हम तुम लोग के लिए कुछ कुछ होमवर्क छोड़ के जाते हैं, ठीक है। होमवर्क रहेगा पहला कि सजीव किसे कहते हैं? कहेंगे सजीव किसे कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? तुम लोग होमवर्क करना बेटा। सजीव किसे कहते हैं? निर्जीव किसे कहते हैं? दूसरा नंबर, निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? साथ में पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? पेड़ पौधों का रंग, पौधा, पेड़ पौधा का रंग जो है क्या है? रंग जो है, रंग हरा क्यों होता है? हरा क्यों होता है? ठीक है, हरा क्यों होता है? साथ में चौथा क्वेश्चन है पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है। आगे का क्वेश्चन है खून का रंग, खून का रंग जो है बेटा लाल क्यों होता है? ठीक है, लाल क्यों होता है? सवाल देखो बहुत अच्छा है, क्यों होता है? हम उनको प्राइज देंगे जो अच्छा सभी सवाल का जवाब दे देगा, ठीक है। दूध उजला क्यों होता है? ठीक है, साइंस का ही सवाल है। दूध उजला क्यों होता है? दूध उजला क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है? ठीक है, चलो 5 सवाल दे दिए आपको। सजीव किसे कहते हैं? निर्जीव किसे कहते हैं? पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? साथ में यहाँ पे देखिए खून का रंग लाल क्यों होता है? दूध का रंग उजला क्यों होता है? ठीक है, इन सभी को आप लोग को क्या करना है? इन सभी का जो है आप लोग के लिए रहा होमवर्क नायक बैच के नायक बैच से। और ये होमवर्क बेटा ये HW जो है आप लोग को करना है। एक गुड स्टूडेंट जो होता है ना, गुड स्टूडेंट, ठीक है, गुड स्टूडेंट समझना, गुड स्टूडेंट जो होता है ये करते हैं। शिक्षक जो होमवर्क दिया नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन दिए बेटा तो तुम करोगे, ठीक है, क्यों ना करोगे। एक एक पार्ट को हमने पढ़ाया, एक एक पार्ट को हमने पढ़ाया। चीजें क्या था? वन शॉट था, ठीक है, वन शॉट था, वन शॉट था। अब देखो इतना इस पढ़ा दिए तुम्हें, इस अध्याय में एक एक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, बुक का जो है एक एक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात, ये तो होमवर्क हो गया, ठीक है, होमवर्क हो गया, ये तो मेरा होमवर्क हुआ बेटा। आगे का एक और चीज है ना, एक और चीज है, क्या रहेगा सर? अब बेटा तुम्हें क्या करना होगा, इस नोट्स को बनाने के बाद आप अपना खोलना बुक, ठीक है, खोलना क्या? बुक खोलना। और बुक में जो है देखना कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप तो उस बुक को खोलना, उसके बाद उसमें से जो है बुक का जो है चैप्टर का, चैप्टर जो है आप लोग का चैप्टर का या कह सकते हैं बुक का क्वेश्चन कर लेना। इस चैप्टर का बुक का क्वेश्चन आंसर कर लेना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है, क्या करना है? क्वेश्चन आंसर करना है बेटा। ये चीजें तुम्हें कर लेना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई चीजें और चीजें तुम्हें ये क्लास कैसा लगा है ये भी बता देना, ठीक है, क्योंकि इतने देर से तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो ये चीजें बताओगे ही नहीं तो मजा तो आएगा नहीं। और अगर तुमने ये सब सारी चीजें यहाँ तक कुछ कुछ चीजें पॉइंट जो मुझे लगा कि मैंने थोड़ा स्पीड खींच दिया
तो मे भी हो सकता है तुम लोग को थोड़ा सा हो, तो एक बार और इस क्लास को तुम लोग देख लेना जहाँ से मैंने ज़्यादा स्पीड खींचा, मुझे पता है बेटा। नहीं तो ये क्लास मेरे ख्याल से और कुछ कुछ पॉइंट्स को, कुछ कुछ टॉपिक्स को मैंने कवर नहीं किया। मैं अपनी ईमानदारी हमेशा स्टूडेंट के सामने साक्ष्य के रूप में रखता हूँ कि स्टूडेंट को ये ना लगे, क्योंकि पेड बैच में जो है बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखा, 6 घंटे की क्लास ले रखा, एक एक बात पे बात करें। लेकिन यहाँ पे 2 घंटे की क्लास में पॉसिबल तो है नहीं, 6 घंटे की क्लास को कंप्रेस करके हमने पढ़ाया, लेकिन बहुत कुछ तुम लोग को पढ़ा दिया, ठीक है। और इतना करने के बाद तुम लोग का एक कुछ नहीं तो प्यारा प्यारा सा तुम लोग का हम कमेंट चाहेंगे कि क्लास कैसा लगा, तुम लोग कहाँ से देख रहे हो, बायोलॉजी पढ़ने में मज़े आता है या नहीं आता है, चीज़ें तुम लोग को कोई चीज़ का नीड हो तो बताना प्यारे बच्चों। हम आप सभी बच्चों का जो है कमेंट रीड करते हैं। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने क्लास देखा तो आपके भैया ऐसे तो नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं, थैंक यू क्या कहेंगे, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय, और जाओ खूब मस्ती करो और मज़े से पढ़ो, ठीक है। लाइफ में कुछ नहीं तो पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर।